Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Force for Drifting of Class 11 Geography chapter number 4. So in the last video we discussed the evidence for the support of continental drift theory. तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो बात है कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव करते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, उनकी पास्ट में पोजीशन कुछ और थी, आज पोजीशन कुछ और है। तो इस चीज़ पे काफ़ी लोग बिलीव करते हैं और बिलीव किया, बट सबसे पहले एल्फ्रेड वेगनर जो हैं उन्होंने एक प्रॉपर थ्योरी सामने लाई जिसका नाम दिया उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बारे में हमने जाना एंड फिर हमने उसके एविडेंसेस के बारे में बात की कि एल्फ्रेड वेगनर जो है वो क्या क्या एविडेंस देते हैं कि मेरी थ्योरी ठीक है, उसके सपोर्ट में उन्होंने कुछ एविडेंस दिए। तो वो एविडेंसेस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, क्या रीजन दिया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्यों ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट करना मतलब एक तरीके से बहना, कि क्यों वो मूव कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने फोर्स का रीजन दिया कि कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि इन कॉन्टिनेंट्स को मूव करवा रही हैं। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हमने एविडेंस पढ़े वो इस चीज का एविडेंस था कि हाँ कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, मतलब कि कोई ऐसा टाइम था जब ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए थे। अब क्यों मूव कर रहे हैं वो रीजन इस सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है। So Wegener suggested that the movement responsible for the drifting of continents was caused by the पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। तो वेगनर ने दो फोर्सेस का नाम लिया। उन्होंने क्या बोला कि एक पोल फ्लीइंग फोर्स है एंड दूसरी है टाइडल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस की वजह से कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। द पोलर फ्लीइंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो पोलर फ्लीइंग फोर्स है ये अर्थ के रोटेशन से जुड़ी हुई है। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर। अब ये चीज तो हमें पता है कि अर्थ जो है वो परफेक्ट ऐसे स्फेयर नहीं है। अर्थ की शेप जो है वो अलग ही है। अर्थ की शेप जो है उसको हमने अलग से नाम दिया है जियोइड शेप। इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है वो साइड से इक्वेटर से बल्ज है एंड जो पोल्स हैं उससे फ्लैट है, राइट। तो अर्थ की जो शेप है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे इसमें बल्ज है, इक्वेटर पे अर्थ बाहर को निकली हुई है। दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ये जो बल्ज है वो रोटेशन की वजह से ही है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं कि ये जो बल्ज है क्यों, तो देखो कोई भी जब बॉडी घूमती है तो उस पे ना दो फोर्सेस लगती हैं। जैसे छोटा सा अगर एग्जांपल लूं, जैसे आप बीच में खड़े हो, ये चीज मैंने अपनी पहले भी कुछ वीडियोस में बात की है। आप यहाँ बीच में खड़े हो, ठीक है, एंड आपने हाथ में एक स्ट्रिंग से, आपने एक धागे से एक पत्थर बांधा हुआ है, ये पत्थर बांधा हुआ है एंड इस पत्थर को आप अपने चारों तरफ घुमा रहे हो। तो ये जो पत्थर घूम रहा है ना, इस पे दो फोर्स लगेंगी। एक तो ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो अंदर की तरफ इस पे फोर्स लग रही है। जो ये स्ट्रिंग है इस पत्थर को खींच रही है अंदर की तरफ। तो इस पे ये कौन सी फोर्स हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड ये जो एक फोर्स इसमें बाहर की तरफ लग रही है, जैसे ही इस रस्सी को आप छोड़ोगे तो पत्थर बाहर की तरफ गिरेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि पत्थर वहीं की वहीं गिर जाएगा। पत्थर को अगर आप रस्सी से घुमा रहे हो और जैसे ही उस रस्सी को छोड़ोगे तो पत्थर काफी दूर जाके गिरेगा। ये जो पत्थर है वो काफी दूर जाके गिरेगा। तो मतलब एक फोर्स इसमें बाहर की तरफ भी लग रही है जिसकी वजह से ये पत्थर दूर जाके गिरेगा। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अंदर की तरफ लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगती है। अब बात करते हैं ये कैसे हमारे लिए रेलिवेंट है। तो अगर आप सूरज को देखोगे, बीच में सन है एंड सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो घूम रही है। अब अर्थ को सूरज जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक तरीके से यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, वो उसे अंदर की तरफ खींच रही है। एंड क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है तो ऑटोमेटिकली इस पे एक फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगी। तो यहाँ पे इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी लगेगी। तो इस वजह से भी ये जो अर्थ है वो क्या कर रही है, वो बल्ज कर रही है साइड से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। एंड क्योंकि अर्थ जो है खुद अपने आप में भी वो स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो भी ये भी एक कारण है जिसकी वजह से अर्थ का जो इक्वेटर है वो बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है। इसको आप ऐसे समझो जैसे आपने एक प्लेट ली, ठीक है, इस प्लेट पे आपने क्या किया, बीच में जैसे प्लेट है ऐसे, तो यहां पे आपने क्या किया, इस प्लेट, ये सर्कल
सर्कुलर शेप में थी ऐसे प्लेट। इस प्लेट पे आपने क्या किया, बीच में लेट से कुछ दाल के दाने रख दिए इस तरीके से, बीच में एकदम सेंटर में। एंड अब इस प्लेट को जोर से घुमाना, तो क्या होगा, ये जो दाने हैं दाल के वो एजेस पे चले जाएंगे, वो सेंटर से दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ को अगर आप ऊपर से देखोगे, लेट्स से दिस इज अर्थ और ये इसका बीच में पोल दिख रहा है, आप अर्थ को ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, तो आपको अर्थ कुछ इधर दिखाई देगी, ये साइड में इक्वेटर है एंड ऊपर बीच में ये आपको पोल नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ क्या है, वो लगातार घूम रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पोल से जो चीजें हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी। अगर पोल पे कोई लैंडमास है तो वो बाहर की तरफ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, मान लो आपने प्लेट में बीच में कुछ दाने रखे हैं एंड फिर आपने प्लेट को जोर से घुमाया, तो क्या होगा, बीच के जो दाने हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, वो एजेस की तरफ जाएंगे। वापस से और घुमाओगे तो और उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो मतलब कि रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो चीजें हैं वो चेंज होंगी। तो सेम अर्थ के ऊपर भी चीज होगी कि अर्थ पे जो लैंड मासेस वगैरह हैं, जो चीजें हैं, वो उसके रोटेशन की वजह से बाहर की तरफ जाने लगेंगी, तो पोल से वो दूर जाएंगी। तो दिस इज पोल फ्लीइंग फोर्स, कि पोल से चीजें जो है फ्ली कर रही हैं, दूर जा रही हैं, भाग रही हैं। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहली फोर्स जो काम कर रही है वो है पोल फ्लीइंग फोर्स एंड देन देयर इज टाइडल फोर्स। तो टाइडल फोर्स क्या है, टाइडल फोर्स ये तो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हो कि मून एंड सन के जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो क्या करती हैं, वो अर्थ के ऊपर अपना एक तरीके से रोल प्ले करती हैं, अर्थ के ऊपर की जो चीजें उनको खींचती हैं। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि मान लो ये बीच में सन है एंड साइड में अर्थ है, दिस इज अर्थ, एंड यहाँ पे एक मून भी बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज मून। तो अब क्या होगा, सन जो है वो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। अब अर्थ भी सूरज को थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींचेगी, बट क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है सूरज के मुकाबले, सूरज जो है वो बहुत बड़ा है, तो सूरज जो है उसने उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से ज्यादा है। तो असर हमें क्या दिखेगा, सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर जो है हमें अर्थ के ऊपर दिखेगा। अब अगर आप बोलोगे कि जो मून है, मून तो अर्थ से बहुत छोटा है, फिर भी मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का असर हम पे क्यों दिखता है, क्योंकि मून अर्थ के काफी पास है, मून जो है वो अर्थ के बहुत पास है, इसलिए साइज में बहुत छोटा होने के बावजूद भी मून का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर, अर्थ के ऊपर असर दिखाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे इनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमने जो टाइडल फोर्स पढ़ा है, तो अर्थ का जो पानी है, अर्थ के ऊपर, जैसे मैं ब्लैक कलर से ही, लेट्स से चलो डार्क ब्लू कलर से मैं अर्थ बनाती हूँ, यहाँ पे ये अर्थ है, और लाइट ब्लू से मैं क्या बना रही हूँ, इसके ऊपर का पानी। तो पानी का जो लेवल है, जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो इधर पे इस तरीके से, जब ये, आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही मैं, सन मून किस तरीके से टाइडल फोर्स क्रिएट करते हैं, अभी ऐसा समझो कि जैसे टाइडल फोर्स की वजह से क्या हुआ, जो लेवल है वाटर का वो बढ़ गया, मतलब कि जो पानी है उस पर हमें क्लियरली असर दिख रहा है। तो पानी पे तो हमें चलो डेली असर दिख जाता है, पानी तो ऊपर नीचे हो जाता है, दिन में 2 बार हाई टाइड 2 बार लो टाइड, ये सारी चीजें आती हैं, बट जब सेम चीज, वेगनर क्या कह रहे हैं, जब सेम चीज मिलियन ऑफ ईयर्स के लिए होगी, तो अब पानी जो है वो किस पे है, वो भी नीचे किसी धरती पर ही तो है, समुद्र के नीचे भी तो एक जमीन ही है, तो जमीन पे भी इसका असर दिखेगा। जमीन जो है, जमीन के टुकड़े भी धीरे धीरे करके वो खिसकेंगे। अब वो सूरज की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि जमीन से उखड़ के जो कुछ पार्ट है, टुकड़ा है, वो सूरज की तरफ जाने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, टाइडल फोर्स कैसे काम करेगी, लेट्स से अगेन, ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर कुछ लैंड मास है, यहाँ पे एक लैंड मास है, यहाँ पे एक लैंड मास है, ठीक है। अब इस पे क्या लग रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये चीज जो है वो सूरज जो है अपनी तरफ खींच रहा है। अब वो अर्थ को नहीं खींच सकता, अर्थ के ऊपर ये पानी जो है, पानी तो चलो फिर भी थोड़ा ऊंचा उठ जा रहा है, इसलिए पानी पे असर दिख रहा है, बट जो जमीन के टुकड़े हैं वो ऐसा नहीं होगा कि जमीन का टुकड़ा उखड़ के अलग हो जाएगा। जमीन के ऊपर कैसे टाइडल फोर्स का असर दिखेगा, कि जो जमीन के टुकड़े हैं ना, वो ऊपर जाने की बजाय क्या होंगे, बीच की तरफ आने लगेंगे, ऐसे आने लगेंगे, पोल से वो इक्वेटर की तरफ आने लगेंगे। इन दोनों ही लैंड मासेस के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एंड ये बाहर आने की बजाय क्या हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ, इक्वेटर की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं।
इसे ऐसे समझो जैसे अगर आपने कोई बॉल हाथ में पकड़ रखी है, बहुत बड़ी सी बॉल है, फुटबॉल है लेट्स से, फुटबॉल को अगर आप ऐसे अपने हाथ से, यहाँ पे आपने क्या रखा, अपना हाथ इस तरीके से रखा, अब आपने हाथ इस तरफ से रखा, अब आप अपने हाथ को उठा नहीं रहे हो बट आप उसको खींचे जा रहे हो, आपका हाथ जो है पीछे से खींच रहा है कोई, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, आपकी जो उंगलियां हैं वो सेंटर की तरफ आने लगेंगी, आपका जो हाथ है, ये जो उंगलियां हैं वो बीच में आने लगेंगी इस तरीके से, ठीक है। जो ऊपर की उंगलियां थी वो भी नीचे आ गई, अंगूठा जो है आपका थंब वो भी नीचे मतलब सेंटर की तरफ आ गया। तो क्या होगा कि जब चीजें बाहर नहीं निकल पाती तो वो एक दूसरे की तरफ खींचने लगती हैं। तो टाइडल फोर्स इस तरीके से इन लैंड मास पे काम करेगा, इनको अपनी तरफ खींचेगा और इसकी वजह से क्या होगी, ड्रिफ्टिंग होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लैंड मास है वो बह के आगे की तरफ आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं। तो ये दो जो फोर्सेस हैं उनका जिक्र एल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि इन वजहों से, इन दो फोर्सेस की वजह से, पोल फ्लिंग फोर्स है क्योंकि पोल जो है वो उस पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली अर्थ रोटेट करती है, उसकी वजह से पोल से लैंड मास दूर जा रहा है। दूसरा टाइडल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, जो लैंड मास है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से टाइडल फोर्स की वजह से जो लैंड मास है उसमें भी मूवमेंट आएगी, ड्रिफ्टिंग होगी। So the second force that was suggested by Wegener, the tidal force, is due to the attraction of the moon and the sun that develops tide in oceanic water. तो वही एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से दूसरी फोर्स वेगनर ने जो बताई वो टाइडल फोर्स है। इसमें क्या होता है, सन एंड मून का जो अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि मून जो है वो भी तो काम करता है, जैसे हमने अलग अलग तरीके की टाइड्स पढ़ी हैं कि एक नीप टाइड रहती है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। अब जब सन एंड मून जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे, वो अलाइन होंगे, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो जो टाइड है वो बहुत ज्यादा बनेगी। अगर सन एंड मून जो है वो 90 डिग्री में होगा तो टाइड इतनी ज्यादा नहीं बनेगी। तो इस तरीके से ये जो सन एंड मून का जो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो टाइडल फोर्स है, वो अर्थ के लैंडमास को मूव करेगी, ऐसा कौन कहते हैं, वेगनर। वेगनर बिलीव दैट दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मिलियन ऑफ इयर्स। अब वेगनर ये कह रहे हैं कि एक और दो दिन में नहीं हुआ है, ये जो फोर्सेस हैं, पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स, इन्होंने ये जो अपना असर दिखाया है ये मिलियंस ऑफ इयर्स में दिखाया है, मतलब लाखों सालों में जो इस तरीके से ये मूवमेंट है वो हुई है। हाउएवर मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स कंसिडर्ड दीज फोर्सेस टू बी टोटली इनएडिक्वेट। बट हुआ क्या, आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टडी की और उन्होंने समझा, तो ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो टाइडल फोर्स एंड फ्लिंग फोर्स वेगनर बता रहे हैं ये सही नहीं है, ये टोटली इनएडिक्वेट है। मतलब वैगनर ने ना टोटली किन फोर्सेस की बात की, एक्सटर्नल फोर्स की बात की, कि अर्थ के बाहर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं, पोलर फोर्सेस, मतलब रोटेशन हो रही है, टाइडल फोर्स है, अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि काम कर रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ का लैंडमास जो है वो मूव कर रहा है। बट जब स्टडी की गई, जब आगे और थ्योरीज आई, तो उसमें समझ आया कि अर्थ के बाहर चीजें नहीं बल्कि अर्थ के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, अर्थ के अंदर मैग्मा की मूवमेंट हो रही है, कन्वेक्शनल करंट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं। तो देखो, वेगनर ने जो ये बात बताई कि हाँ कभी पहले ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक थे, ये बात सही है। उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए कि किस तरीके से रॉक वगैरह जो है वो दोनों एजेस पे हमें सेम मिलती हैं, किस तरीके से बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, तो ये सारे एविडेंस की हमने बात की, ये भी काफी हद तक ठीक है कि हाँ ये जो लैंड मासेस थे वो कभी एक साथ जुड़े हुए होंगे। बट वेगनर ने मेनली ये जो रीजन दिया कि फोर्स क्या है ड्रिफ्ट की, ये ठीक नहीं है, इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये जो जैसे टाइडल फोर्स अगर इतनी ही ताकतवर है कि वो मिलियन ऑफ ईयर्स में लैंड के, मतलब धरती पे जो लैंड है, जो टुकड़े हैं, उनको मूव कर सकती है, तो हो सकता है कि अभी तक अर्थ, मतलब अगर टाइडल फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर होती तो हो सकता है कि अर्थ घूमना भी बंद कर चुकी होती, अर्थ की रोटेशन ही बंद हो जाती। बट टाइडल फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर है नहीं कि वो अर्थ पे लैंड मास को इस तरीके से मूव करा सके। पानी जो है वो फिर भी मूव, वो ऊपर नीचे होता है, बट इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है टाइडल फोर्स की वो टुकड़ों को, जो अर्थ के ऊपर लैंड मास है, जमीन के टुकड़े हैं, उन्हें हिला सके। तो इस तरीके से जो फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग दी वेगनर ने, उनका थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। एंड इसके बाद अब हम बात करेंगे पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज की। वेगनर की इस थ्योरी के बाद और कौन कौन सी स्टडीज आई जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो ये मूवमेंट है वो हो रही है कॉन्टिनेंट्स की, राइट। तो आई होप आपको ये जो सेक्शन है वो क्लियर होगा।